हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का जल संसाधन का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने पिछले पार्ट में जो है बहुत सारी नदियों के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बात की थी कि किस प्रकार जो है ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं लाभकारी भी हैं और हानिकारक भी है। हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के बारे में भी बात किया था। और आज हम बढ़ेंगे अपने जो है इस चैप्टर में आगे की ओर, यानी कि वर्षा जल संग्रहण के बारे में आज हम बात करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे और जो है कुछ चीज़ें जो है वो हम शॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो हमने बांध के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें छूट गई हैं, कुछ चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, है ना। इसलिए थोड़ा सा हम इसको कवर अप कर लेते हैं, फिर हम वर्षा जल संग्रहण के बारे में देखेंगे। देखिए, नदी घाटी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां जो थी ना, उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने के कारण थी। अब उनके उद्देश्य था, देखिए उद्देश्य क्या था बांध बनाने का, बाढ़ को नियंत्रण करने का, ठीक है। लेकिन विडंबना ये आ गई कि इन बांधों की वजह से ही बाढ़ आने लग गए। देखिए, यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते थे हैं, उनके लिए जो है जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं, ठीक है। तो अत्यधिक वर्षा होने की दशा में ना बड़े बांध जो है कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा 2006 का मामला। 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान ना बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई, ठीक है, विकराल हो गई। और इन बाढ़ों से ना न केवल जान माल को नुकसान हुआ, बल्कि बृहद स्तर पर मृदा अपरदन। अब जाहिर सी बात है, आप देखो फोर्सफुली, अगर आप छोटे लेवल पे देखो, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे मिट्टी में आप फोर्सफुली जो है पानी डाल के देखो तो क्या होता है, ऊपर की मिट्टियों में जो है कटाव होने लग जाता है। और आप सोचो कि बाढ़ जब आएगी तो किस प्रकार जो है बृहद स्तर पर मृदा का अपरदन होगा, कटाव होगा, है ना। तो बांध के जलाशय पर ना तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि ये तलछट जो है ना एक प्राकृतिक उर्वरक है, यानी कि बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। और यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। और अत्यधिक जल के उपयोग से ना जल जनित बीमारियां, जैसे कि देखिए हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है, ये सारी बीमारियां जो है उत्पन्न होने लग जाती है। फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलने लग जाते हैं। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्षा जल संग्रहण। देखिए, वर्षा के जल को ना किसी खास माध्यम से संचय करने या फिर कह लीजिए कि इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वर्षा जल संग्रहण। जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व भर में पेयजल यानी कि पीने के पानी की कमी जो है एक संकट बनती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पृथ्वी का जो जल स्तर है ना वो लगातार नीचे होता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। इसके लिए जो है मानसून अपवाह जो बहकर सागर में मिल जाते हैं ना, जो वर्षा का जल होता है सागर में चला जाता है, उसका संचयन या फिर कह लीजिए उसका पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो है भूमि का जो जल है ना संसाधन का संवर्धन हो जा पाए, ठीक है। देखिए, अकेले अगर मैं भारत की ही बात करूँ तो भारत में ही जो है व्यवहार भूजल जो है ना भंडारण 214 बिलियन घन मीटर के रूप में किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, वर्षा जल में देखिए वर्षा जल का संचयन ना जो है किस किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, जल का संचयन घर की छतों में, ठीक है, घर की छतों में आप एक टैब लगा दो या फिर जो है एक टंकी क्रिएट कर दो। स्थानीय कार्यालयों में छतों में या फिर जो है विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र से वर्षा का जल जो है एकत्रित किया जा सकता है। अब आइए देखें वर्षा जल संग्रहण के बारे में। देखिए, बहुत से लोगों का ये मानना है ना कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर, यानी कि बिना लाभकारी असर जो है, और उनसे उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। बात करें अगर प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत में ना उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी बनाए जाते थे। आप लोग हौज वगैरह देखे ही होंगे, ठीक है। लोगों को ना वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान होता था। उन्होंने जो है स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भूमि जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के ना अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। अभी हम आगे देखेंगे भी। तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने ना गुल या फिर कह लीजिए
कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं, ठीक है, वाहिकाएं जो हैं नदियों की धारा को रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती थी, ठीक है। और पश्चिमी भारत, विशेषकर अगर मैं बात करूं राजस्थान में, तो राजस्थान में पीने के जल एकत्रित करने के लिए ना छत वर्षा जल संग्रहण, जो कि मैंने अभी बताया आपको, वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे, ठीक है। और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो है खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि मृदा को जो है संचित किया जा सके, ठीक है, और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर की अगर मैं बात करूं तो जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जलोढ़ इसके उदाहरण हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरब से पश्चिम की ओर आने पर वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सबसे पश्चिम में जो है राजस्थान ही है, तो राजस्थान जो है ना शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र वहाँ पे बहुत है, तो वर्षा जो होती है बहुत कम मात्रा में होती है। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में ना विशेषकर अगर मैं बात करूँ तो बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में जो है पीने के पानी संग्रहित करने के लिए ना भूमिगत टैंक या फिर कह लीजिए टांका जो है हुआ करते थे। इनका आकार एक बड़े कमरे जितना हुआ करता था, ठीक है। तो फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.2 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाका था। तो टाका यहाँ सुविकसित छत जो है वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न अंग हुआ करता था। तो देखिए छत में जो है किस प्रकार वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल जो है क्लोराइड पाइप की जो है इस्तेमाल करने में छत में वर्षा जल एकत्रित किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन यानी कि फिल्टर किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? भूमिगत पाइप द्वारा जो है जल हौज तक ले जाया जाता है, जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज के अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाए जा सकते हैं। आप सभी देखते होंगे, मैं अपने घर की अगर मैं बात करूँ खुद, तो मेरे घर में एक छोटा सा कुआं है, छोटा सा, ठीक है। लेकिन जब वर्षा का टाइम आता है ना तो वो कुआं जो है पूरा भर जाता है। तो क्या हुआ? वर्षा का जल संग्रहण कर लिया कुएं में, तो कुएं का जल जो है ना भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है और बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार वर्षा जल को संग्रहित किया जा सकता है, तो इसकी बहुत सारी जो है संरचनाएं हो सकती है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो वर्षा जल संचयन वाटर शेड की एक इकाई के रूप में लेकर करते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि सतही फैलाव के कारण जो है तकनीकी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसी प्रणाली के लिए ना जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है और पुनर्भरित जल जो है वो अधिक मात्रा में जो है रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है। ढलान, नदियों, नालों के माध्यम से व्यर्थ जा रहे जल को बचाने के लिए इन तकनीकों को अपनाया जाता है, ठीक है। और जो है गली, प्लग, परिरेखा बांध यानी कि जो है गैबियन संरचना, चेक जो है सीमेंट प्लग, इन सब के माध्यम से जो है वर्षा का जल जो है अप्रवाह संचित करने के लिए भी बहुत सारी संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है। देखिए शहरी क्षेत्रों में ना इमारतों की छत, पक्के कच्चे क्षेत्रों में प्राप्त जो है वर्षा जल व्यर्थ चला जाता है, तो ये जल जो है ना इसको पुनर्भरित किया जा सकता है। ज़रूरत के समय जो है लाभकारी ढंग से इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। वर्षा जल संचयन की जो ये प्रणाली है ना, इस तरीके से जो है इसको किया जाना चाहिए कि इसका संचय या फिर कह लीजिए इकट्ठा करने की पुनर्भरण प्रणाली हो जो है ज़्यादा जगह ना घेरे, यानी कि कम जगह में ही जो है स्टोरेज का जो है व्यवस्था बनाया जा सके। तो शहरी क्षेत्रों में छत से प्राप्त वर्षा जल भंडारण करने के लिए जो है मैं आपको अगर तकनीकें बताऊं तो देखिए जैसे एक गड्ढा बना के कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नलकूप बना सकते हैं, या फिर पुनर्भरण कूप बना सकते हैं, या फिर एक खाई जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। भारत के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो हमने जो है देख लिया है कि पेयजल स्रोत विशेषतः शुष्क मौसम में जो है 4-5 महीने रहते हैं। तो क्या करते हैं, हर घर में जो है वहाँ पे जो है टैंक क्रिएट किए गए हैं ना, ताकि जो है वर्षा का जल जो है संचित किया जा सके। यहाँ पे देखिए फिगर में एक कुल से जो है वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है, ठीक है, काजा गांव का चित्र के अनुसार जो है, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं कि जो है घरों में ना
क्या करते हैं, ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं और छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। तो वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल जो है संग्रह किया जाता था। टांका में क्या होता है, टांका में जो है ना वर्षा जल अगली वर्षा में यूज हो जाता है, ठीक है, अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है और इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु में पीने के जल में उपलब्ध करवाने वाला जो है जल स्रोत बनता है। वर्षा जल या फिर कह लीजिए कि पालर पानी, ठीक है, पालर पानी जैसा कि इसे जो है क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है, ठीक है। कुछ घरों में तो ये जो टांके हैं ना, इनके साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल का यह स्रोत जो है इन कमरों को भी ठंडा रखता है, ठीक है। देखते हैं आप लोग गर्मियों में क्या करते हैं, हम लोग जो है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हम लोग जाते हैं छत में जो है पानी डाल देते हैं, छत में पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, छत ठंडी होगी, छत ठंडी होगी तो नीचे ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे भूमिगत जो है कमरा बनाने का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। मेघालय के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में ना छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मानसिन राम, आप सभी को पता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है चेरापूंजी और मानसिन राम में होती है, ठीक है। तो शिलांग से 55 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है जो कि है ना, तो ये जो है ना शहर जो है पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। तो शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति जो होती है ना, वो छत जल संग्रहण की व्यवस्था से होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा वर्षा जल संग्रहण का थोड़ा सा फिगर करवा पाऊँ तो ये देखिए किस प्रकार ये घर है, ठीक है, ये घर है और घर की ये जो है ये छत है, ठीक, ये छत है। वर्षा का पानी आ रहा है, वर्षा का पानी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रिएट कर दी पाइप क्रिएट कर दी, ठीक है। और इस पाइप से जो है एक टैंक क्रिएट कर दिया, ठीक, टैंक बना दिया और ये टैंक में जो है पानी जाता जाएगा, ठीक है। तो जो है ये पीवीसी पाइप लगाई जाती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ये बहुत मजबूत होती है और इससे जो है वाटर जो है सीक्रेट होने का वो जो है खतरा नहीं रहता। तो इससे जो पानी अगर भर के जाता जाएगा तो वो ज़मीन में भी जाता जाएगा और आपके ये टैंक में तो भरता ही जा रहा है। तो इस प्रकार जो है छत जल संग्रहण कर सकते हैं। छत का पानी आया, पाइप के थ्रू जो है इस टैंक में जाता जा रहा है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आई होप। अच्छा देखिए, एक जो है आज अच्छी गुणवत्ता वाले पानी की कमी जो है ना एक बहुत चिंता का कारण बनी है। हालांकि क्या है कि शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाला वर्षा जल जल्द ही बह जाता है, आप सभी को पता है, और इसीलिए किया जाता है वर्षा जल संग्रहण। अब इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं ये भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, भूमि का जल या नगर पालिका के जल कनेक्शन से ना होने वाले पानी की सप्लाई जैसे अन्य स्रोतों का यह पूरक हो सकता है कि जब वहाँ से पानी ना आ रहा हो तो हम इसका यूज़ कर ले। जिन क्षेत्रों में पानी का जो है अन्य कोई स्रोत ना हो वहाँ निर्माण या खेती कार्य के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उच्च गुणवत्ता जल शुद्ध रसायन मुक्त होते हैं। आप सभी को पता है कि वर्षा का जो पानी होता है ना बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, ठीक है। तो और जो है बाढ़ के वेग को कम कर मृदा अपरदन को कम करता है। देखिए, वर्षा जल जो संग्रहण है ना सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है जहाँ भूमि जल का स्तर कम हो, भूमि जल जो है दूषित हो, जमीन विषम या पर्वतीय हो, भूकंप बाढ़ की घटनाएं ज़्यादा होती हों, जनसंख्या घनत्व कम हो, बिजली और पानी के दाम बढ़ रहे हों, तो वहाँ पे ये जो है बहुत अच्छा कारगर तरीका है, ठीक है। वर्षा जल के इस्तेमाल आप कर सकते हैं पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है। अगर आप फिल्टर वाली गुणवत्ता फिल्ट्रेशन जो है लगा देते हैं वहाँ पे, शौच के लिए कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए, मवेशियों की ज़रूरतों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आज सबसे बड़े दुख की बात ये है कि आज जो है पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति जो है ना इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में जो है टांकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें जो है
है नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं आता। तो सौभाग्य से आज भी ना भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक के मैसूर में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर, ध्यान रखेंगे, गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जो है जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में ना ये व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। कौन सा गांव? गंडाथूर। ठीक है, यहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं ना वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए 3.4 चित्र इस गांव में देखें। देखिए 1000 लीटर पानी की वर्षा होती है। अब ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर दूं। देखिए किस प्रकार जो है छत में वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे पाइप लगाई गई है, यहाँ पे पानी आता है। तो छत जल स्तर जो है थार के सभी शहरों गांवों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घर के ढालू छतों में गिरता था, ठीक है, ढालू छत बनाए गए हैं और जो है गिरता था और जो है वहाँ पाइप द्वारा भूमिगत टांका के अंदर जाता है। देखिए पाइप के माध्यम से जो है भूमिगत टांका में जाएगा ये, और भूमि के गोल छिद्र जो कि मुख्य घर में जो है आंगन में बना होता था। ऊपर दिखाया गया चित्र जो है ये दर्शाता है कि जल पड़ोसी छत से जो है एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है और यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। चित्र में एक छेद भी दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टांका में चला जाता है। अब आइए बात करते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। अब आपको ये बांस दिख रहा होगा, ड्रिप यानी कि बूंद, ठीक है। तो बांस के द्वारा जो है ड्रिप सिंचाई प्रणाली को हम देखते हैं। मेघालय में नदियों और झरनों के ना जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर पानी जो है सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाती है और उसे सैकड़ों मीटर दूरी तक ले जाया जाता है और अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट से घटाकर पौधे में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे चित्र 1 में। ठीक है, चित्र 1 में देखिए पहाड़ी शिखरों में सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस की जो है पाइप का उपयोग किया जाता है और इस पाइप के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो है जल पहाड़ के नीचे स्थानों में चला जाता है। ये आप चित्र देख पा रहे होंगे चित्र 1 में। ठीक है, और चित्र 2 के बारे में अगर बात करूँ, चित्र 2 और 3 के बारे में, ये चित्र 2 है, ये चित्र 3 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान में जो है जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है और पौधे तक बांस पाइप से जो है बनाई गई और बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जो है जल वितरित किया जाता है। ठीक है, और पाइपों में जो है जल प्रवाह इसकी स्थितियों में परिवर्तन किया जाता है। अगला है चित्र 4 में, देखिए पाइपों के सड़क पार ले जाया जा रहा है। ये देखिए किस प्रकार जो है पाइपों को सड़क पार ले जाया जा रहा है और जो है भूमि की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। आगे बात करें चित्र 5 और 6 की, तो देखिए संकुचित किए गए, क्या किए गए, संकुचित किए गए चैनल सेक्शन और जो है पथांतरण यानी कि पथ का जो है अंतरण किए हुए जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है और अंतिम चैनल सेक्शन में पीछे जड़ की ओर निकट में जो है जल गिराया जाता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं बांस के बारे में। देखिए बांस जो है ना पर्यावरण संरक्षण में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बांस जो होता है ना वो पौधे जो है बांस के मिट्टी के उपजाऊ ना ऊपरी परत का संरक्षण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं बांस आप लोग देखे होंगे जनरली, तो बांस जो होता है ना आपस में जुड़े हुए भूमिगत कंद जो है भूमि की ऊपरी सतह में जो है अपनी जगह मजबूत से संजोए रखते हैं और बांस की लगातार गिरती पत्तियां जो होती हैं ना वन भूमि में चादर सी फैली रहती हैं और इसलिए जो है नमी का संरक्षण भी होता है। साथ ही अगर तेज वर्षा वाले क्षेत्रों में बात करूं तो तेज वर्षा के समय ना ये पत्तियां ढाल बनकर भूमि को उपजाऊ परत जो है इनका संरक्षण करती हैं और बांस के पौधे में ना हवा के उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की ना बहुत अच्छी क्षमता होती है और इसके झुरमुट जो होते हैं ना वो प्रकाश की तीव्रता को कम करते हैं और खतरनाक पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा देते हैं। बहुत जो है पर्यावरण संरक्षण करता है ये बहुत तरीके से। बांस के पौधे में ना बंजर भूमि को सुधारने की बहुत अच्छी क्षमता पाई जाती है और बांस के वनों को प्रकृति विज्ञानी जो है ना कुदरत की प्राकृतिक सफाई प्रणाली का अंग मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये प्रदूषण को पौध पोषकों में बदल देती है यानी कि मूल्यवान जो है धरती में बदल देती है जिससे मूल्यवान फसलें पनपती हैं।
तो बाँस जो है ना ऊर्जा उत्पादन में भी अपना योगदान देता है। बाँस से जो है कागज़ बनाने में, हरे भरे पेड़ पौधों के विनाश को रोकती है। अब ये देखिए कि जो है अगर आप वर्षा वाले क्षेत्रों में चले जाइए, असम, मेघालय और जो है मणिपुर वगैरह एरिया में, तो वहाँ पे ना बाँस का सर्वाधिक प्रयोग होता है। बाँस के घर, बाँस के जो है पुल्स बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो है अन्य जो है पौधों की अपेक्षा, पेड़ों की अपेक्षा जो ये बाँस है ना, बहुत लंबे समय तक कारीगर होते हैं, यानी कि सड़ते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक जो है इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी पौधा होने के बावजूद आप ये सोच लीजिए कि बाँस के साथ एक समस्या जुड़ी हुई है। ये समस्या है बाँस के सामूहिक पुष्पन के संबंध पे। आप देखिए, आमतौर पर अगर ये आप देख लीजिए कि फूल और फल लोगों को खुशहाली, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं, लेकिन बाँस का जो पुष्पन है ना, अकाल, दुख और गरीबी का पर्याय समझा जाता है। यद्यपि अगर मैं आपको बताऊं तो बाँस जो है ना फूलों के मामले में बहुत कंजूस है, ठीक है। यानी कि अगर बाँस में फूल फल लग रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ की भूमि जो है अकाल, दुख और गरीबी का कारण बन सकती है, ठीक है। ये चीज़, इतनी चीज़ बतानी थी मुझे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में से सोचिए हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यहाँ देखिए, यहाँ कंपलसरी कर दिया गया है। अब आइए इस चैप्टर के अभ्यास को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक का। नीचे दिए गए सूचना आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित और जल की कमी से अप्रभावित जो है वर्गीकृत कीजिए। देखिए, इसका आंसर हमें दो पार्ट में बताना है। जल की कमी से प्रभावित सबसे पहले देख लेते हैं। तो जल की कमी से प्रभावित क्या होगा? अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, ठीक है। और जो है अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, और जो है कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये जल की कमी से प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जल की कमी से अप्रभावित क्षेत्र, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसका कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ग, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में वृहत स्तर पर जो है विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। यहाँ पे सही गलत बताना है, तो ये भी देख लेते हैं। इनकी जो है गलती पहचान के इन्हें दोबारा लिखना है। सबसे पहला हम देखते हैं, देखिए, शहरों में बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या और शहरी जीवन शैली ने जो है जल संसाधन के सही उपयोग में मदद की है। तो इसको सही करके अगर लिखेंगे तो क्या होगा? शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या और शहरी जीवन शैली से जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है, ठीक है। अगला बात करेंगे, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता। तो इसको सही करके क्या कहेंगे? देखिए, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान जो है शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। तो ये क्या होगा? जो है गुजरात के साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने के से परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। भड़केंगे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगला है, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय होता जा रहा है। देखिए, क्या है कि जो है छत वर्षा जल संग्रहण की रीति जो है ना कम होती जा रही है, लोकप्रिय नहीं होता जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि जल जो है किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। आप सभी को पता है कि जल जो है नवीकरण योग्य संसाधन है। क्यों? क्योंकि जल का एक बार प्रयोग कर लेने पर वह समाप्त नहीं होता, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हम इनकी पुनः पूर्ति कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये नवीकरण संसाधन, जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, जल का प्रयोग जो है उद्योगों या घरेलू कामकाज में किया जाता है और इससे जल दूषित हो जाता है, लेकिन समाप्त तो नहीं होता ना, और इस जल को साफ करके पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। देखिए,
जल के विशाल भंडार और नवीकरण गुणों के होते हुए भी ना जल की कमी महसूस की जाए तो उसे कहते हैं जल दुर्लभता। इसके लिए जो है बहुत सारे कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये हो सकता है बढ़ती जनसंख्या। जल जो है अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोगों में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी प्रयोग होती है और अनाज उत्पादन को बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण होता है। दूसरा, जल का असमान वितरण। आप सभी को पता है कि जैसे देखिए राजस्थान एरिया वगैरह जो है शुष्क एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। ठीक है, तो भारत के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में जल की दुर्लभता देखी जाती है। तीसरा, निजी कुएं या नलकूप। अब देखिए बहुत से किसान जो है अपने खेतों में निजी कुएं और नलकूप सिंचाई के लिए उत्पादन बढ़ा रहे हैं, इससे भी जल का अतिशोषण हो रहा है। चौथा कारण औद्योगिकीकरण। स्वतंत्रता के बाद आप सभी को पता है कि औद्योगिकीकरण के कारण जो है भारत में अलवणीय जल संसाधनों का दबाव बढ़ गया है और उद्योगों की ऊर्जा आवश्यकता होती है और इसके लिए जल की पूर्ति आवश्यक है और इसके कारण जो है जल दुर्लभ होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में बताएं। देखिए नदियों पर बांध बनाकर ना एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे देखिए बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन। ठीक है, तो ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है। लाभ के अगर मैं बारे में आपको बात करूँ तो नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं बल्कि इससे जो है विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल की आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन भी होता है और इसलिए बांधों को जो है बहुउद्देशीय मतलब बहुत उद्देशीय यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों से जो है ये परियोजनाएं बनाई जाती हैं। यहाँ एकत्रित जल जो है अनेक उपयोग किए जाते हैं। और हानि की मैं बात करूँ तो अगर तो नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनकी प्राकृतिक बहाव जो है अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण क्या होता है तलछट बहाव जो है कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली जमा हो जाती है जिससे नदी का तल जो है अत्यधिक चट्टानी हो जाता है। हम देख चुके हैं नदी जल जीव के जो है आवासों में जो है भोजन की कमी हो जाती है। बांध जो है नदियों को दो टुकड़ों में बांट देती है। ठीक है, कई मिट्टियाँ, कई जो है पेड़ पौधे जो है वो जलमग्न हो जाते हैं, तो ये चीज़ है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। अब हम जो है आज ही देखे हैं कि किस प्रकार जो है राजस्थान के विशेषकर एरिया जो है बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में जो है पीने के लिए जल एकत्रित करने के लिए वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है और इस तकनीक में हर घर में जो है पीने के पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक हो या फिर जो है टांका लगा रहता है। ठीक है, इसका आकार एक जो है बड़े कमरे के आकार जितना होता है। इसके जो है मुख्य घर या फिर आंगन में बनाया जाता है इसे। ठीक है, टांका में जो है जल अगली वर्षा में तक जो है संग्रहित किया जा सकता है और इसे जल की कमी वाले जो है यानी कि ग्रीष्म ऋतु में प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए अगर मैं बात करूं प्राचीन काल की तो प्राचीन काल में भारत में जो है ना उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी बनाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और जो है मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान होता था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और जो है जल की आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रहण के जो है अनेक तरीके विकसित किए थे। और आज अगर मैं बात करूँ आधुनिक काल की तो आधुनिक काल में भी जो है ना भारत में कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर ना जल संरक्षण किया जा रहा है। राजस्थान को हम देख ही चुके हैं, तमिलनाडु के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। मेघालय में क्या है, मेघालय में नदियों और झरनों से जो है जल को बांस द्वारा बनाए गए पाइपों द्वारा एकत्रित करने की विधि हम देख ही चुके हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो है छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो आधुनिक जो है भारत में भी ना अच्छे तरीके से परंपरागत विधियों का प्रयोग हो रहा है जल संरक्षण के लिए। तो चलिए यहीं समाप्त हो रहा है ये वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। गाइस वीडियो को शेयर कर दिया करिए और यहीं पे ये समाप्त हो रहा है जो है चैप्टर। अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर जो कि शायद कृषि है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।